आखिर वक्फ कानून को लेकर, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या टिप्पणियां की है? सुप्रीम कोर्ट ने कहां पर ब्रेक लगा दिया है? वक्फ बाय यूजर का कैरेक्टर आप नहीं बदल सकते, नई नियुक्तियां नहीं कर सकते, तो फिर कोर्ट की तरफ से आज जो 7 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है और जो कुछ रोक लगाई गई है वो किसके लिए झटका है? पहले इस रिपोर्ट से समझिए। हम पूरे उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। पहले लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के भविष्य पर फाइनल फैसला सुना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इसके विरोध और समर्थन में चलती बहस पर तस्वीर साफ होने में कम से कम 5 मई तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश देते हुए स्टे नहीं लगाया है। लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति सरकार का जवाब दाखिल करने तक नहीं होगी। वहीं वक्फ बाय यूजर जो रजिस्टर्ड है, उसे सरकार की तरफ से अब जवाब आने तक रद्द नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ बोर्ड को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद 5 दिन दूसरे याचिकाकर्ताओं के पास होगा कि वो जवाब दे सकें। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। केंद्र सरकार ने जिस विचार के साथ वक्फ संशोधन कानून बनाया, वो विचार सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में है। सरकार को उन सवालों के जवाब हफ्ते भर में देने हैं। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश अंतिम आदेश ना बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ही होगा कि ये कानून की इमारत जिसके नीचे की नींव हिला दी गई हो या हटा दी गई हो और इमारत बनाए रखने को कहा गया हो। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वक्फ कानून के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं में शामिल 5 मुख्य ऐतराजों पर सुनवाई करेंगे। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों के हक में फैसला सुनाएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो मैं सांसद से इस्तीफा दूंगा। वहीं वक्फ बिल से जुड़ी JPC के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में एक भी गड़बड़ी होगी तो वो सांसद पद भी छोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी या धार्मिक बॉडी नहीं है कि उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये मतलब धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप आर्टिकल 25-26, क्योंकि ये सरकार के वक्फ एक्ट के द्वारा बनाई गई कानून केवल वक्फ की देखरेख के लिए है, तो इसलिए इसमें नॉन मुस्लिम रह सकता है। इससे पहले सरकार संसद में वक्फ कानून पर अपना पक्ष साफ कर चुकी है कि ये कानून मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। उधर वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला तेज कर दिया है। नहीं, वो वोट बैंक अपीसमेंट करने के लिए गए हैं। उन्होंने तो अपना रास्ता क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये दुधेल गाय है, मिल्किंग काऊ है। दूसरी तरफ ममता सरकार ने इसकी जांच के लिए 9 सदस्यों वाली SIT का गठन किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो वहां जाकर जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे और पीड़ितों से मिलेंगे। I am going to the field. I am also meeting some of the victims who have come to meet me here. After taking the views of all sections of society who are affected. वहीं मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी ने प्रतिबंधित संगठन PFI की साजिश बताया है। Mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. मशहूर अभिनेता और बंगाल बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता सरकार पर प्रहार किया है। वहीं कांग्रेस भी इशारों में बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि इन लोग वक्फ को एक बहाना बनाया, लेकिन इसका एजेंडा इसके पीछे वही है जो मैंने कहा था। TMC को बदनाम करने के लिए कुछ
रेडिकल रिलीजियस फैनेटिक्स संगठन है जो टीएमसी को बदनाम करने के लिए वहाँ इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। सवाल है कि मुर्शिदाबाद हिंसा की पटकथा किसने लिखी? क्या सीमा पार से बंगाल को सुलगाने की साजिश रची गई? उधर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। इंतजार रहेगा क्या एसआईटी मुर्शिदाबाद हिंसा का पूरा सच सामने ला पाएगी। आज तक ब्यूरो।